हेलो बच्चा पार्टी, हो गई 11वीं? हो गई 11वीं। कैसा लगा 11वीं का एग्जाम देकर? अच्छा लगा? फिजिक्स कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। तो बच्चों अब चार्ज्ड अप हो जाना है। क्या हो जाना है? चार्ज्ड अप हो जाना है। किसके लिए? क्लास 12th के लिए। क्लास 12th के लिए, ठीक है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आपको क्लास 11th अच्छी लगी तो क्लास 12th के टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत मजा आने वाला है। अगर आपको क्लास 11th थोड़ी अच्छी नहीं लगी तो आपको क्लास 12th अच्छी लगने वाली है, ठीक है। मतलब कुछ भी हो जाए, क्लास 12th के फिजिक्स के टॉपिक से आपको प्यार जरूर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि क्लास 11th में आपने बहुत अच्छे से बेसिक अपने फंडामेंटल्स और कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे, ठीक है। क्योंकि अगर वो आपके क्लियर हैं तो क्लास 12th में आपको बहुत मजा आने वाला है, और नहीं है तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम क्लियर करवा दें, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो आपको ये दिख रहा है ना, चार्ज्ड क्लास 12th पूरी की पूरी चार्ज के ऊपर है। कैसे? बताती हूँ। क्लास 12th में आप क्या पढ़ने वाले हो बेटा? आप पढ़ने वाले हो चार्ज। आपकी पूरी की पूरी क्लास 12th चार्ज के ऊपर है। अब कैसे चार्ज के ऊपर है उसको ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप बोलोगे चलो चार्ज एट रेस्ट की बात करते हैं, ठीक है। फिर आप कहोगे चलो चार्ज एट या इन मोशन की बात करते हैं, चार्ज इन मोशन की बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ एप्लीकेशंस आएंगे। जब आप चार्ज एट रेस्ट की बात करोगे तो आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या पढ़ने वाले हो? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फिर चार्ज इन मोशन में भी आप दो टॉपिक्स पढ़ोगे कि मोशन कैसा है चार्ज का, स्टेडी है या फिर एक्सेलरेटेड है, ठीक है। अब देखो, जैसे ही आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आपको मिलेंगे दो चैप्टर, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, ठीक है। चैप्टर 1 क्या है बेटा? चैप्टर 1 है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। चैप्टर 2 क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो चार्ज हमारी जिंदगी में भी बहुत जरूरी होता है। मेरी जिंदगी में, तुम्हारी, हम सबकी जिंदगी में चार्ज बहुत जरूरी होता है। इसीलिए गेट चार्ज्ड अप, हमेशा चार्ज्ड अप रहना चाहिए, ठीक है। आलसियों की तरह पड़े नहीं रहना चाहिए, हमेशा मौके की तलाश करते रहना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। अब फिजिक्स में चार्ज की क्या इंपॉर्टेंस है बता रही हूँ। मतलब पूरी की पूरी 12वीं डे 1 से लेकर लास्ट डे तक सिर्फ चार्ज के ऊपर ही है। देखो बेटा, है ना। तो एट रेस्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा, उसके अंदर आपने 2 चैप्टर पढ़ लिए कि चार्ज जब रेस्ट में होता है तो भैया क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, और उन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके नॉलेज से उसको अप्लाई कैसे किया जाए। क्या आपको पता है पंखा चलता है, कैपेसिटर भी चार्ज के एट रेस्ट वाले बिहेवियर पे बेस्ड होता है। वहां से उसकी एप्लीकेशंस हम ड्रॉ करते हैं। बात करें अगर चार्ज इन मोशन की, तो चार्ज अगर स्टेडी मोशन में होता है, स्टेडी मोशन में क्लास 10th में आपने एक चैप्टर पढ़ा है इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर जो 3 है करंट इलेक्ट्रिसिटी। चार्ज अगर स्टेडी मोशन में है तो आप करंट के बारे में पढ़ना शुरू कर देते हो, ठीक है। और अगर चार्ज एक्सेलरेटेड होता है तो भैया यहाँ से तो बहुत सारी कहानियां शुरू हो जाती हैं। यहाँ से आप पढ़ते हो चैप्टर नंबर 4 पहले तो, कि चार्ज मूव कर रहा है, ठीक है। चार्ज मूव कर रहा है तो भैया वो एक्सेलरेट होगा क्यों? कौन करेगा उसको एक्सेलरेट? तो कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगी, 10th में आपने पढ़ा है फ्लेमिंग्स के दाएं हाथ का बाएं हाथ का रूल, है ना, लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल। उसी को बड़े स्केल पे आप क्लास 12th में पढ़ते हो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और इसके अंदर हमने चार्ज को भेज दिया। तो ये मैग्नेटिक फील्ड या कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकती है, जरूरी नहीं मैग्नेटिक फील्ड हो। तो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ठीक है।
एक्सटर्नल मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड हो, उसके अंदर हमने चार्ज को भेजा, तो चार्ज कैसे, क्या उसका बिहेवियर होगा, कैसे एक्सेलरेट होगा, क्या उसकी वेलोसिटी होगी, ये सब कुछ आप पढ़ोगे किसमें, चैप्टर 4 में। चैप्टर 4 का नाम क्या है बेटा, चैप्टर 4 का नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, क्या है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ठीक इसके बाद जैसे ही हमको मैग्नेटिज्म की नॉलेज हो जाती है, पता चलता है कि जितनी मैग्नेटिज्म हमने आसपास देखते हैं वो भी चार्ज का एक बिहेवियर है। जी हाँ, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस मैग्नेटिज्म शो करते हैं, वो भी चार्ज का एक बिहेवियर है। और फिर वहां से हम मैटर की मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं, हमारे आसपास जो मैटर है उसमें कितने टाइप की मैग्नेटिज्म है। तो आपका चैप्टर 5 आता है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। अब यहां तक जब आपने चैप्टर 5 तक पढ़ लिया, इसके बाद आता है नेक्स्ट चैप्टर, इसके बाद आता है नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 6 EMI। बोले तो कौन सा EMI, जो आप हर महीने भरते हो, फोन खरीदना है नया, EMI देना है, वो वाला EMI नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या है ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो मैग्नेटिज्म तक आप पढ़ चुके हो, आपने पढ़ लिया कि भैया इलेक्ट्रिसिटी का या चार्ज के मोशन का मैग्नेटिज्म से रिलेशन है। तो आप पढ़ोगे क्या मैग्नेटिज्म का भी इलेक्ट्रिसिटी से कोई रिलेशन है क्या मैग्नेटिज्म भी इलेक्ट्रिसिटी से किसी तरीके से वाइस वर्सा इज ट्रू और नॉट। वहां पे आप पढ़ते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कि मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी कंडक्टर के चारों तरफ बदल दी जाए, चेंज करी जाए, तो क्या हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, और फिर EMI पढ़ने के बाद, ठीक है, EMI पढ़ने के बाद आपका आता है चैप्टर नंबर 7। यहां पे आप पढ़ते हो AC, ऑल्टरनेटिंग करंट। बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। आप एक्चुअली डिजिटल डिवाइसेस जो भी आप यूज कर रहे होते हो, ठीक है, तो इसमें चार्ज का और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन से क्या, इसका क्या रोल है, क्या एप्लीकेशन है ना। AC करंट के बारे में आप पढ़ते हो, बहुत सारी नई नई चीजें, एप्लीकेशंस जो है, बेसिकली जो भी आपने पढ़ा है उनका जो डायरेक्ट एप्लीकेशन है वो आप AC चैप्टर में पढ़ते हो। फिर आपको एक नई चीज पता चलती है, और वो है EM वेव्स। तो इसके बाद बेटा आता है चैप्टर नंबर 8, इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 8, और इसको हम कहते हैं EM वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। आपको पता चलता है कि अगर चार्ज एक्सेलरेट हो तो एक बहुत यूनिक बिहेवियर होता है उसका, ये रेडिएशंस को एमिट करता है। इस कमरे में अभी जो लाइट है वो ट्यूबलाइट दे रही है या जो भी दे रही है, पर उसके अंदर हो क्या रहा है, चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, और उसकी वजह से EM वेव्स, और EM वेव्स मतलब क्या, लाइट, और लाइट मतलब क्या, चैप्टर नंबर 9 ऑप्टिक्स। पहले आप पढ़ते हो रे ऑप्टिक्स, लाइट के बिहेवियर के बारे में कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के सामने अगर लाइट आप डाल दो तो वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से वो लाइट किस तरीके की इमेज बनाएगा। तो रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स ये आप पढ़ते हो चैप्टर 9 में। ठीक है, फिर एक और चीज पता चलती है, यहां पे तो बोला था कि EM वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। रे ऑप्टिक्स में आप क्या कहते हो कि जो लाइट है वो तो रे में चल रही है, उसका पार्टिकल नेचर स्टडी करते हो, पर लाइट में वेव नेचर भी होता है। तो चैप्टर नंबर 10 जो है आपका, आप पढ़ते हो वेव ऑप्टिक्स। क्या पढ़ते हो बेटा, वेव ऑप्टिक्स पढ़ते हो, चैप्टर नंबर 10। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 क्या है, यहां से चैप्टर नंबर 11 में आपने देखा कि यार हमने पहले रे ऑप्टिक्स पढ़ लिया, लाइट में रे लाइक बिहेवियर, अपन उसको रे जैसा ट्रीट कर रहे हैं, उसके अंदर पार्टिकल भी है। ठीक है, और फिर अपन ने वेव ऑप्टिक्स भी पढ़ लिया कि लाइट में वेव नेचर भी है। ठीक है, तो दोनों नेचर है। तो आप पढ़ते हो फिर चैप्टर नंबर 11, और यहाँ पे आइंस्टाइन जी आपको मिलेंगे। ठीक है, आप पढ़ोगे यहाँ पे क्या, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। तो यहां तक, कहां तक, EM वेव्स तक, ये जो चैप्टर नंबर 8वां है, ये सब कुछ आप पढ़ोगे, ये सब कुछ आप पढ़ोगे फिजिक्स पार्ट 1 में। किसमें, फिजिक्स पार्ट 1 में। 2 बुक्स है बेटा, पहली किताब में आप ये पढ़ने वाले हो, और ये जो आप पढ़ रहे हो ये पूरा किस में आता है, ये आता है फिजिक्स
फिजिक्स पार्ट 2, फिजिक्स पार्ट 2। पर यहां पे एप्लीकेशंस खत्म नहीं होती। आपने चार्ज को रेस्ट में, मोशन में एक्सेलरेट करा के उसके बिहेवियर को स्टडी करने के बाद आप वेरियस फील्ड्स ऑफ एप्लीकेशन पढ़ रहे हो, ठीक है। पर यहां पे खत्म नहीं होती चीजें। चार्ज एग्जैक्टली ईएम वेव कैसे रेडिएट करता है, कैसे रेडिएट करता है, ऑसिलेट कैसे किया, कहां से निकली ईएम वेव। आप आ जाते हो कहां पे, आप आ जाते हो एटम्स एंड न्यूक्लियाई पे। आप सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये रेडिएशंस को फॉलो नहीं करते, इनको बस नहीं पढ़ रहे होते हो, और भी अलग तरीके की जो रेडिएशंस है, न्यूक्लियर रेडिएशंस जो है, न्यूक्लियर ऑरिजिन की जो रेडिएशंस है, आप वो भी पढ़ते हो, ठीक है। तो चैप्टर 11 के बाद आपको मिलेंगे 12 और 13, 12 और 13, ठीक है। सब कुछ आप जानोगे एग्जैक्टली चार्ज से रिलेटेड हो क्या रहा है, चार्ज एक्सेलरेट कैसे कर रहा है, रेस्ट में है तो क्या, मोशन में है तो क्या, ठीक है, और उसके फील्ड ऑफ एप्लीकेशंस। उसके बाद आप आते हो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पे, जो आजकल आप ये चिप वगैरह, आप कंप्यूटर, जो मदरबोर्ड्स होती हैं, ठीक है, उसमें वो फंक्शन कैसे करती है, क्या यूज है उनका, ये भी डायरेक्ट एप्लीकेशन है। तो जो चैप्टर आपका 14 है वो है सेमीकंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो बेटा ये है अपनी जर्नी क्लास 12th की। मैंने आपके सामने ये क्लास 12th की जर्नी लिख दी है, आपको ये सब पढ़ना है। इसके अलावा एक और चैप्टर होता है जिसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम। क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन सिस्टम। इसके अलावा एक और चैप्टर है अपना, ठीक है, 14 के अलावा चैप्टर नंबर 15 है, और 15 चैप्टर है कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम्स। इसमें आप पढ़ते हो मेजरली रेडियो वेव्स के बारे में, ठीक है, कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कोई सिग्नल कैसे जाती है, सारी चीजें। पर ये मैंने अलग से क्यों लिखा है? जैसे पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की प्लेस होती है ना, बिल्कुल अलग अलग थलग सी होती है, ऐसे इसको अलग थलग क्यों लिखा है? बेटा ये जो टॉपिक है ये सीबीएसई बोर्ड में ये हटा हुआ टॉपिक है, नहीं है सीबीएसई बोर्ड में। काफी टाइम हो गया है, काफी टाइम से ये टॉपिक, ये चैप्टर सीबीएसई बोर्ड में नहीं है। आप सिर्फ चैप्टर 14 तक ही पढ़ते हो, और चैप्टर 14 के भी कुछ एलिमेंट्स डिलीटेड हैं सीबीएसई बोर्ड में। लेकिन ये जो कोर्स है ये बोर्ड प्लस नीट का कोर्स है, ठीक है। अगर आपने ये कोर्स कर लिया तो बोर्ड आपका पक्का 200% बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, और नीट भी प्रिपेयर हो जाएगा। तो हम ये चैप्टर भी करेंगे, पर ये नीट के पर्पज से है, ये बोर्ड के पर्पज से नहीं है, ठीक है, नॉट इन बोर्ड्स। इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो मैंने क्या बोला था? गेट चार्ज अप, अपने अंदर की ऊर्जा को जगा दो। हम पढ़ने वाले हैं चार्ज के बारे में, चार्ज की जर्नी पे अपन चलने वाले हैं, ठीक है। हाँ तो बेटा, तो आ गई है आपके सामने क्लास 12th की फिजिक्स, इजीली लेकर आ गया क्लास 12th की फिजिक्स। और आज जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, चैप्टर है अपना चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड चार्जेस, ठीक है। और इसके अंदर जो अपना सब टॉपिक है, प्यारा सा सब टॉपिक, ठीक है, वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अपन स्टार्ट कर दे अपनी जर्नी, क्या बोलते हो? स्टार्ट कर दीजिए। इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ने के साथ साथ पहले मास होता है, मास को डिस्कस करते हैं। किसको डिस्कस करते हैं? मास को, ठीक है। अगर आप मास की प्रॉपर्टीज समझना शुरू कर दो तो आपको थोड़ी थोड़ी चार्ज की प्रॉपर्टीज जो है, इन दोनों की एनालॉजी करो, कंपैरिजन करो, तो दोनों में आपको मास से चार्ज की प्रॉपर्टीज समझ में आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं भैया मास एग्जैक्टली क्या है, है ना, तो आप मास को कहते हो, ध्यान से सुनना, फंडामेंटल प्रॉपर्टी, आप कहते हो फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर।
ये कहते हो मास क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो जहां जहां मैटर है, जहां जहां मैटर है, ठीक है, जहां भी बोला कि ये भैया ये चीज मैटर है, ये पेन मैटर है, इसके अंदर मास होगा क्या, होगा, राइट। तो ऐसे ही सेम टू सेम चार्ज भी है फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है। ये क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है। अब बड़े गौर से जो मैं बोलने जा रही हूं, बड़े गौर से ऐसे कान लगा के सुनना और कॉपी खोल के बैठ जाओ, कॉपी खोल के फटाफट लिखना शुरू कर दो। और ये जो लाइन मैं बोलने जा रही हूं, ठीक है, इसको आप अंडरलाइन कर लेना। ये कई बार ऐसा होता है कि ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो क्लियर नहीं हो पाता, नहीं बता पाते लोग, ठीक है। एक होता है, मैंने बोला किसी बॉडी में चार्ज है क्या बॉडी चार्ज्ड है। सुनना स्टेटमेंट, क्या बोला मैंने, किसी बॉडी में चार्ज है क्या, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा, क्या बॉडी चार्ज्ड है। ये दोनों स्टेटमेंट्स में एक छोटा सा डिफरेंस है। जैसे कि ये पेन, मैं अगर आपसे पूछूं क्या इस पेन के अंदर चार्जेस हैं, तो जी हाँ, इस पेन के अंदर चार्जेस हैं। जब मैंने बोला फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है, मैंने क्या बोला, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, तो भैया मैटर किसको मिलाकर बना है, मैटर किस चीज को मिलाकर बना है, एटम्स को, करेक्ट। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वगैरह से बना होता है मैटर। हम फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर की बात नहीं कर रहे फिलहाल, हम प्लाज्मा की बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो एक्सेप्शन मैंने यहाँ पे लिख दिया फिलहाल, उसके बारे में और जानकारी, एक्सेप्शन है प्लाज्मा, जो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, उसके बारे में फिलहाल अपन बात नहीं कर रहे, ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसेंगे। मैटर आमतौर पे जो आप सॉलिड लिक्विड गैस बोलते हो ना, सॉलिड लिक्विड गैस, उसकी बात हो रही है। तो वो एटम्स मॉलिक्यूल्स को मिला के बना होता है। फंडामेंटली किसको मिलाकर बने, किससे बने, एटम्स मॉलिक्यूल्स भी अगर बने तो किससे बने, एटम से बने, ठीक है। अब एटम का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, जो आप अभी तक पढ़कर आए हो, एटम का बेसिक स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है, कोर होता है, ठीक है, और उसके आजू बाजू सारे ऑर्बिट्स होते हैं। एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस और ऑर्बिट्स। अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है बेटा, तो आप पढ़ते हो कि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ठीक है। और ऑर्बिट्स में क्या होते हैं, ऑर्बिट्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, ये पढ़ा एटम्स के बारे में, ठीक है। अब मैं बोलूं किसी बॉडी में चार्ज है क्या, तो चार्ज कहाँ कहाँ होता है, चार्ज होता है प्रोटॉन्स के ऊपर और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। कहाँ कहाँ होता है, प्रोटॉन्स पे और इलेक्ट्रॉन्स पे। आपको पता है न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं न्यूट्रल, ठीक है, और नो चार्ज, ठीक है। अब देखो, जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। किसी एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और दोनों के ऊपर चार्ज बराबर होता है, दोनों के ऊपर चार्ज क्या होता है, बराबर होता है। अपन प्रोटॉन्स के ऊपर कितना चार्ज लिखते हैं, रिप्रेजेंटेशन है प्लस ई, प्रोटॉन के चार्ज को रिप्रेजेंट किया जाता है प्लस ई से, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को रिप्रेजेंट किया जाता है माइनस ई से। दोनों के ऊपर चार्ज क्या है, बराबर है। चार्ज ऑन अ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू चार्ज ऑन अ इलेक्ट्रॉन। तो एटम कैसा हुआ बताओ, एटम में जितने प्रोटॉन हैं उतने इलेक्ट्रॉन हैं, तो प्रोटॉन का टोटल चार्ज और इलेक्ट्रॉन का टोटल चार्ज तो बराबर हो गया, बराबर हो गया। तो ये एटम जो है, ठीक है, एटम कैसा हो गया, एटम इज इलेक्ट्रिकली
इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है, बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन and charge on one proton is equals to charge on one electron. So total charge of proton is equals to total charge of electron. तो ये तो इलेक्ट्रिकली। अब सवाल पे आते हैं, किसी बॉडी में चार्ज है क्या? क्या बॉडी के अंदर चार्ज होता है? देखो बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, तो बॉडी के अंदर चार्ज तो है, बॉडी के अंदर चार्ज तो है, पर क्या बॉडी चार्ज्ड है? क्या बॉडी के ऊपर चार्ज है? बॉडी का चार्ज होने का मतलब है कि उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन या तो एक्स्ट्रा हो या कम हो। बॉडी के चार्ज होने का मतलब क्या है? आइदर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर उसमें जो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे उससे कम इलेक्ट्रॉन्स हैं या उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, उससे कम इलेक्ट्रॉन्स हैं या उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम कहेंगे कि बॉडी चार्ज्ड है। फिर से, क्या बॉडी के अंदर चार्ज होता है? हाँ, क्यों? उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स होते हैं, तो बॉडी के अंदर चार्ज होता है, ठीक है। लेकिन क्या बॉडी चार्ज्ड है ये कैसे डिसाइड करोगे? अगर इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होने थे पर 12 है तो ये चार्ज है, अगर इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होने थे लेकिन 8 है तो ये चार्ज्ड है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर की। मैंने कहा ये पेन है तो इसके अंदर मास भी है और इसके अंदर चार्ज भी है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स भी हैं, है ना। तो अगर मैटर है तो उसके अंदर ये दोनों चीजें पाई जाएंगी, इसीलिए ये क्या है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, लाइक हाउ मास इज। इतनी बात क्लियर हो गई? ओके बेटा, बढ़ेंगे थोड़ा आगे, ठीक है। हम पढ़ेंगे अब कुछ बेसिक चीजें इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, ठीक है। कुछ बेसिक चीजें पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। फिर मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, और अगर आपको ये कहानी सुननी है तो देखना इस वीडियो को एंड तक, बड़ा मजा आने वाला है, ठीक है। मैं आपको एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में बताऊंगी, उसके बारे में जानकर आप बहुत मोटिवेटेड फील करोगे। हमेशा लगता है ना यार फिजिक्स बड़ी रॉ सी है, क्या करेंगे। आप एक बार इस कहानी को सुनना, इस कहानी को सुन लिया तो लाइफ झिंगालाला, बड़ी मतलब मेरा फेवरेट इंसान है, ठीक है। ओके, सो अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की, ठीक है। पहले इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करेंगे, उसके बाद आगे जो चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में आपको क्या क्या मिलने वाला है वो भी पढ़ेंगे। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक चार्ज बेटा एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है ये? फिजिकल क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है, और जैसे ही आप बोलते हो कि फिजिकल क्वांटिटी है तो फिजिकल क्वांटिटी बोलने के साथ साथ आपको कुछ चीजें पता होना चाहिए। जैसे इसका सिंबल क्या होगा, ठीक है। सिंबल के बाद नेक्स्ट इसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होगी, ठीक है। यूनिट पता करने के बाद नेक्स्ट ये किस टाइप की क्वांटिटी है, टाइप ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। नेक्स्ट इसकी डायमेंशन क्या होगी। तो ये चीजें जो है अपन को पहले, सबसे पहले अपन को चार्ज के बारे में इतनी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। सिंबल जो आमतौर पर चार्ज का सिंबल होता है, आमतौर पर इसको कैसे सिंबलाइज किया जाता है, तो चार्ज का सिंबल आमतौर पर होता है छोटा q बड़ा Q, है ना। क्यू मैम XYZ क्यों नहीं ले सकते? बेटा ले सकते हो, कोई जरूरत नहीं है कि आपको हमेशा Q लेना है, आप XYZ ले सकते हो। लेकिन एक चीज होती है, एक टर्म होती है जिसको अपन कहते हैं कन्वेंशन। कन्वेंशन, कन्वेंशनली, है ना। मम्मी ने कहा सुबह उठकर नहाओ, क्यों नहाओ मम्मी यार, नहीं नहाना। मम्मी ने क्या बोला, कैसे नहीं नहाओगे, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है, सुबह उठ के नहाना पड़ेगा। मंदिर के पूजा करने के पहले चप्पल बाहर होनी चाहिए, क्यों मम्मी, क्यों चप्पल पहन कर क्यों नहीं कर सकते? फिर क्या पड़ता है, एक लाफा पड़ता है ना। कन्वेंशन है, चला आ रहा है, सदियों से चला आ रहा है, नियम है भाई, नियम है, मान लो, खत्म बात। आप कोई किताब खोल के देखोगे, कहीं भी कुछ भी किताब वगैरह खोल कर देखोगे तो चार्ज का कन्वेंशनल सिंबल क्या है बेटा, Q है। मर्जी है भाई XYZ जो ले रहा है, लेकिन अब क्या है, कहीं X ले लोगे, कहीं पे Q है,
कंफ्यूजन क्रिएट ना हो तो अपन एक यूनिफॉर्मिटी को फॉलो करते हैं, इसीलिए चार्ज के सिंबल को क्यू चूज करना, ठीक है, छोटा क्यू बड़ा क्यू चूज करना, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट की। आपको पता है कि दो तरीके की यूनिट ऑफ मेजरमेंट होती है, एक होती है CGS और एक होती है SI सिस्टम, ठीक है। CGS सिस्टम में फिर से दो तरीके की यूनिट्स होती हैं, ठीक है, एक होती है ESU और एक होती है EMU। ESU को बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और EMU को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ठीक है। ऐसा ही यूनिट है चार्ज की कूलम। ध्यान से सुनना, क्या आप कूलम को ऐसा लिख सकते हो? नहीं, आप कूलम को छोटा सी से शुरू करो। नेम यूनिट्स जब आप लिखते हो, नेम यूनिट्स, तो पहला लेटर स्मॉल होता है, छोटी बात है, छोटी छोटी मोटी बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। या फिर अगर आप सिर्फ इस नाम का सिंबल यूज कर रहे हो जैसे C, तो C बड़ा आएगा, ठीक है। जब इस नाम का सिंबल तो C बड़ा, अदरवाइज ये C छोटा होगा। तो ये तो इसकी ऐसा यूनिट हो गई कूलम, ठीक है। अब ESU और EMU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ये क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो बेटा अगर मैं बात करूं ESU की, ठीक है, तो 1 ESU ये बराबर होता है 1/3 इंटू 10 टू द पावर 9 कूलम के, ठीक है। 1 ESU किसके बराबर होता है? 1/3 इंटू 10 टू द पावर 9 कूलम के। और 1 EMU किसके बराबर होता है? 1 EMU बराबर होता है 10 कूलम के, ठीक है। इतनी बात पक्की हो गई? इसको लिखते भी जाओ, साथ साथ में नोट्स बनाते जाओ, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं कि दोनों में फर्क क्या है, ESU और EMU में फर्क क्या है। इतनी बात अगर क्लियर हो गई तो अब फर्क जानना। क्या होता था कि आप देखो कि अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, तो आप किसी एक फॉर्मूले को स्टैंडर्ड मानकर अगर चार्ज की यूनिट डिफाइन करो तो ESU EMU ऐसे फॉर्मूलों के बेसिस पे डिराइव के ऊपर समझाई हुई यूनिट्स हैं। जैसे अगर मैं बात करूं ESU की, तो ESU कूलम्स फोर्स को बेस या फंडामेंटल मान के डिफाइन, मतलब कि अगर आपके पास दो चार्ज है, ठीक है, Q1 Q2 दो चार्जेस है और उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर है और उन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स है 1 डाइन। आपको पता है CGS में फोर्स की यूनिट क्या होती है? डाइन होती है। तो अगर ये दो चार्जेस 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं और इनके बीच में लगने वाला फोर्स है 1 डाइन और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है इस फॉर्मूले में 1 होता है, उस केस में चार्ज की यूनिट क्या होती है? ESU में मेजर करते हैं, इतने कूलम आएगी, ठीक है। और अगर बात करें EMU की, ये आप पढ़ोगे चौथे चैप्टर में, थोड़ा ब्रीफ में बता रही हूं, समझ नहीं आएगा लेकिन बता दे रही हूं ताकि सेटिस्फाई हो जाओ, मैं हमने बताया नहीं ऐसा ना बोलो, ठीक है। तो अगर दो पैरेलल कंडक्टर होते हैं, ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर्स हैं, पैरेलल रखे हुए हैं, ठीक है, पैरेलल रखे हुए हैं, इनमें 1 एम्पियर का करंट जा रहा है। अब ये जब 1 मीटर या 1 यूनिट डिस्टेंस पे रखे हैं, यूनिट करंट जा रहा है, कितना ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसके बेसिस पे जब हम यहाँ पे करंट को डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो वहां से जो यूनिट निकल कर आती है चार्ज की उसको अपन EMU बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई? ESU और EMU का फर्क समझ में आ गया? आ गया? बोलो तो जय हो। इसके बाद हम कहते हैं टाइप ऑफ क्वांटिटी क्या है, ये किस टाइप की क्वांटिटी है। तो बेटा चार्ज जो है वो नेगेटिव हो सकता है, मैंने आपको बताया प्रोटॉन के चार्ज को +E लिखा जाता है और इलेक्ट्रॉन के चार्ज को -E लिखा जाता है। चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि डायरेक्शन पे डिपेंड, चार्ज ईस्ट गया चलो नेगेटिव ले लेते हैं, वेस्ट गया चलो पॉजिटिव, नॉर्थ गया इधर गया उधर गया, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे कहीं भी ये मूव करे कैसे भी जाए, इसके साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन है। तो चार्ज किस तरीके की क्वांटिटी हो गई बेटा? स्केलर क्वांटिटी हो गई। चार्ज कैसी क्वांटिटी हो गई? स्केलर, ठीक है। इसके अलावा एक और तरीके से इसको पूछा जाता है कि चार्ज क्या एक फंडामेंटल क्वांटिटी है कि एक डिराइव्ड क्वांटिटी है।
तो चार्ज एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? डिराइव्ड है। तो एक तो ये स्केलर है, ठीक है, और दूसरी क्या है? ये डिराइव्ड है। इतनी बात पक्की हो गई। अब डिराइव्ड कैसे है उसको समझ लो। डायमेंशन समझते हैं, डायमेंशन को समझते हैं, चार्ज के डायमेंशन को समझा जाए, ठीक है। तो जो चार्ज होता है, ठीक है, अपन लिखते हैं करंट, इलेक्ट्रिक करंट 10th में पढ़ा है, I इज इक्वल्स टू, आप Q बाई टी लिखते हो, Q बाई टी। तो यहां से Q को क्या लिखोगे? I इंटू टी। Q को क्या लिखोगे? I इंटू टी लिखोगे, ठीक है, I इंटू टी लिखोगे। तो यहां से I एम्पियर में मेजर होता है, T है, तो AT। तो जो कूलम हुआ, कूलम की डायमेंशन क्या हो गई? AT। कैट याद रखना, बिल्ली, ठीक है, CAT कैट, बिल्ली, ये आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। जहां भी कूलम आएगा वहां पे AT लगाना है आपको, ठीक है। तो बेटा ये जल्दी से ये पूरा का पूरा पेज नोट कर लो। ये हो गई इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में छोटी छोटी मगर मोटी बातें, किस टाइप की क्वांटिटी है, क्या स्टैंडर्ड यूनिट है, जल्दी जल्दी नोट करो, ठीक है। ओके, नोट कर लिया। ओके, तो यहाँ पे 2-4 चीजें आप और थोड़ा सा नोटिस करो। किया नोटिस कुछ? अक्सर हम देखते हैं कि जो CGS यूनिट होती है, जो CGS यूनिट होती है वो SI से छोटी होती है, अक्सर ऐसा देखा जाता है। यहाँ पे 2 CGS है, ESU और EMU। एक EMU के अंदर 10 कूलम है और एक ESU के अंदर कितने कूलम है? 1/3 इंटू 10 की पावर 9 कूलम, ठीक है। तो आप देख सकते हो इनमें एक बड़ी यूनिट है और एक छोटी यूनिट है, ठीक है। और ये डिपेंड किस पे करती है? किस तरीके से ये डिफाइन करी गई है, जो आप आगे आने वाले सेक्शन में आप इसके बारे में पढ़ने वाले हो कि EMU क्या है, ESU क्या है। एक और बात, ESU को स्टैट कूलम भी बोला जाता है। इसको कई जगह पे ऐसे लिखा जाता है, कैसे? स्टैट कूलम भी पढ़ते हैं इसको। तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये देखो, ये बातें क्यों बता रही हूं मैं, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे और आपको CGS यूनिट दे दी चार्ज की, ठीक है, नीट वगैरह के जो पेपर्स होते हैं वहां पे आपको CGS में यूनिट्स दी हो सकती हैं। बोर्ड में अक्सर आपको ऐसा यूनिट्स आती हैं, बोर्ड में CGS यूनिट्स में वैल्यूज नहीं दी होती, पर नीट में CGS में दी होती हैं। तो आपको कन्वर्जन आने चाहिए, पता होने चाहिए। अब इतनी बात समझ में आ गई। इलेक्ट्रिक चार्ज एज अ फिजिकल क्वांटिटी अपन ने बातें समझ ली हैं, ठीक है। अपन आएंगे बैक टू जो हमें शुरू करना था, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। अगर मैं आपकी किताब NCERT की बात करूं, NCERT की अगर बात करी जाए तो NCERT में मोटा मोटी 3 प्रॉपर्टी आपको बताई हुई है जो अपन समझेंगे अभी, ठीक है। एक प्रॉपर्टी बताई गई है एडिटिविटी, ठीक है। दूसरी बताई हुई है कंजर्वेशन, और तीसरी बताई हुई है क्वांटाइजेशन, ठीक है। एडिटिविटी, कंजर्वेशन, क्वांटाइजेशन, ये 3 प्रॉपर्टियां NCERT में बताई हुई है। यानी बोर्ड के बच्चों के लिए तीनों प्रॉपर्टी बहुत खास बन जाती है। तो जब भी मैं यहाँ पढ़ाऊँ, ठीक है, फटाफट कॉपी लेकर अंडरलाइन लिखना, समझना, सवालों का जवाब देना, ये सब शुरू हो जाना चाहिए, ठीक है। ओके, अब प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हम बेसिक से शुरू करेंगे, फिर इन 3 प्रॉपर्टीज के ऊपर आ जाएंगे। पहले बेसिक से शुरू करते हैं। कौन सा कलर ले लूँ? ब्लू ले लेती हूँ, ब्लू अच्छा लगता है मेरे को, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे छोटा चार्ज, स्मॉलेस्ट चार्ज की बात अपन करेंगे, ठीक है। जो सबसे छोटा चार्ज है, स्मॉलेस्ट चार्ज, और जिसको फंडामेंटल चार्ज भी बोला जाता है, इसको एलिमेंट्री चार्ज भी बोला जाता है, एलिमेंट्री चार्ज भी बोला जाता है। इसका मतलब कि इससे छोटा चार्ज नहीं हो सकता। देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ अ स्मॉलर चार्ज देन दिस, बट व्हाट इज दिस? है क्या ये? तो बेटा ये है
E इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये है E। E सबसे छोटा चार्ज, फंडामेंटल चार्ज है ना, उसके लिए E लिखा जाता है। कितनी है ये? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ये इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे -E और +E चार्ज होता है। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये है -E, तो इसको -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम लिखा जा सकता है। सिमिलरली चार्ज ऑन, अगर प्रोटॉन की बात करी जाए, ठीक है, चार्ज ऑन प्रोटॉन, तो +E, इसको लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, एक में माइनस साइन है और एक में यहाँ पे प्लस साइन है। तो ये जो माइनस साइन है और ये जो प्लस साइन है, ये यहाँ क्यों है? स्टार्टिंग में क्या बताया था? कन्वेंशनली। हाँ बेटा, ये जो चार्ज है, ये माइनस और प्लस जो साइन है, साइन इज बाई कन्वेंशन, साइन इज बाई कन्वेंशन, ये बाई कन्वेंशन है। ठीक है, जो पुराने वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्टों ने पता किया था कि भैया एटम जो है उसके अंदर कुछ सब फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं और मेजरली इसमें पक्का ना पक्का कोई पॉजिटिव चार्ज और कोई नेगेटिव चार्ज है, मतलब दो ऐसे चार्जेस हैं जो एक दूसरे से नेचर में ऑपोजिट है। अब एक को, क्योंकि नेचर में ऑपोजिट है, तो एक को पॉजिटिव देना था, एक को नेगेटिव देना था। तो किसको पॉजिटिव दिया जाए और किसको नेगेटिव दिया जाए? तो वो बाई कन्वेंशन प्रोटॉन को पॉजिटिव दे दिया गया और इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव दे दिया गया। तो ये बाई कन्वेंशन है, इतनी बात आप याद रखना। ठीक है, ओके फाइन, ये बाई कन्वेंशन हो गया। अब बात ये आती है, मैंने आपसे कहा कि क्या सबसे छोटा चार्ज यही होता है? तो हाँ, यही होता है। अब यहाँ पे एक सवाल आता है, बच्चे पूछते हैं तो मैम ये बताइए कि क्वार्क्स क्या है? फिर हमने सुना है कि क्वार्क्स होते हैं, ये क्वार्क नाम की चिड़िया क्या है? ये कहाँ से आई है, कौन से जंगल से आई है? तो बेटा क्वार्क सबसे पहले तो है नहीं आपके सिलेबस में, ठीक है, पर फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता दूंगी आपको। ठीक है, एक जेलमान करके वैज्ञानिक हुआ करते थे, लगभग अराउंड 1960 की बात है। ठीक है, ये 1960 की बात है। ये और इनके एक एसोसिएट होते थे, इन दोनों ने क्या करा? क्वार्क्स की पता करी, क्वार्क्स के बारे में पता करा, इनको पता बिल्कुल कंफर्म हो गया, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई हो गया कि 6 तरीके के, 6 टाइप्स के, ठीक है, 6 टाइप्स के क्वार्क होते हैं। ठीक है, एंड 6 टाइप के एंटी क्वार्क होते हैं। 6 टाइप के क्वार्क हैं और 6 टाइप के एंटी क्वार्क हैं। ठीक है, इसमें से 3 ऐसे होते हैं। ठीक है, ये 6 टाइप में से, अभी अपन एंटी क्वार्क की तो बात ही नहीं कर रहे, इसकी तो अपन बात ही नहीं कर रहे। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ 6 टाइप के क्वार्क की बात करूं, ठीक है, ये जो 6 टाइप के क्वार्क हैं, ठीक है, तो इसमें जो 3 होते हैं वो +2/3 होते हैं। ठीक है, 3 टाइप ऐसे होते हैं और बाकी जो 3 होते हैं ये -1/3 होते हैं। ठीक है, और ये कुछ कॉम्बिनेशन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बनाते हैं। देखो भाई, न्यूट्रॉन तो पहले ही न्यूट्रल है, ये तो है ही नहीं, इसके ऊपर तो चार्ज है ही नहीं। तो अगर मैं बोलूं क्या प्रोटॉन के ऊपर फंडामेंटल चार्ज होता है? क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर फ्रैक्शनल चार्ज है। एक्चुअली प्रोटॉन कुछ फ्रैक्शनल चार्जेस को मिलाकर बना है, क्वार्क्स को मिलाकर बना है। ठीक है, प्रोटॉन किसको मिलाकर बना है? क्वार्क्स को मिलाकर बना है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोटॉन इज नॉट अ फंडामेंटल चार्ज, ऐसा बोल सकते हैं। ये बोल सकते हैं, बोला जा सकता है, मन है कर कह दिया। लेकिन एक्चुअली ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से करेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा पूरी तरीके से करेक्ट? इसलिए क्योंकि क्वार्क जो है
वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये क्वार्क दिख रहा है, ये देखो +2/3 ये दिख रहा है, ऐसा नहीं। एग्जिस्ट करेगा तो प्रोटॉन ही करेगा, वो तीनों को साथ लेकर ही चलता है ना। बड़ी मुश्किल से ये आइडेंटिफाई तो हो गए, लेकिन ये इंडिपेंडेंटली आइसोलेटेड वे में एग्जिस्ट नहीं करते, दिक्कत ये है। तो मैं अगर बोलूं प्रोटॉन, तो भैया प्रोटॉन के अंदर ठीक है फ्रैक्शनल चार्जेस है, पर ये मिलकर एक ई बना रहे हैं, तो प्रोटॉन के ऊपर +E चार्ज है। लेकिन फिर भी हम इसको फंडामेंटल चार्ज ना बोलें तो चल जाएगा हमारा काम, नहीं बोला जाए तो चल जाएगा हमारा काम। क्यों? यहां पे एक बड़ी बात आ जाती है, ठीक है। और क्या बड़ी बात आ जाती है उसको बड़े गौर से सुनना। अगर मैं बोलूं A और B दो बॉडीज हैं, ठीक है, इनके बीच में कुछ हुआ। A और B दो न्यूट्रल बॉडीज हैं और इनके बीच में कुछ हुआ, और कुछ होने के बाद हमको क्या मिला? C और D मिला। समझ आया? A और B दो न्यूट्रल बॉडीज हैं, इनके बीच में कुछ हुआ और होने के बाद अपन को मिला C और D, ठीक है, C और D। हाँ, अब अपन ने क्या देखा कि जो C और D अपन को मिला, ठीक है, वो ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन से मिला। या नहीं तो न्यूक्लियर रिएक्शन से मिला, किसी तरीके की कोई रिएक्शन हुई जिससे A और B से मिलकर C और D मिला। जब अपन चार्ज का टोटल करते हैं, ठीक है, टोटल चार्ज किया, यहां पे टोटल चार्ज किया और यहां पे टोटल चार्ज किया, बराबर आया ए बी का टोटल सम ऑफ चार्ज, सी डी का टोटल सम ऑफ चार्ज बराबर आया, इक्वल आया। पर बेटा टोटल किया किसका? किसका टोटल किया? टोटल किया इलेक्ट्रॉन्स का। किसका किया? इलेक्ट्रॉन्स का। फिर से समझो, मान लो एक आयोनिक स्पीशी है, ठीक है, जिसके ऊपर चार्ज है -2, बी के ऊपर चार्ज है +2, ठीक है, ए के ऊपर चार्ज है -2, बी के ऊपर चार्ज है +2, कुछ हुआ, सी बना, सी के ऊपर चार्ज था -1। बताओ डी के ऊपर कितना चार्ज होगा? टोटल किया आपने -2 +2, यहाँ पे जो टोटल चार्ज आया था 0 था, तो -1 अगर यहाँ टोटल चार्ज 0 होना चाहिए तो यहाँ पे +1 होना चाहिए, ठीक है। दो चीजें समझ आई, बिफोर रिएक्शन आफ्टर रिएक्शन द टोटल चार्ज इज सेम, इसको बोला जाता है कंजर्वेशन। चार्ज इज कंजर्व्ड, इसको बोला जाता है कंजर्वेशन। दूसरी चीज, इस पे -2 क्यों था बेटा? केमिस्ट्री में पढ़कर आए हो, इस पे -2 क्यों था? क्यों था -2 बताओ? -2 होने का मतलब क्या होता है? अगर इसके ऊपर -2 चार्ज है तो इसका मतलब है कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज इज क्रिएटेड ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। +2 होने का मतलब क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन कम है, चार्ज इज क्रिएटेड ड्यू टू डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ आ रही है बात? ठीक है, तो यहां पे अपन को ये समझ आता है कि व्हेन वी फाइंड चार्ज ऑन अ बॉडी, ठीक है, टू फाइंड चार्ज ऑन अ बॉडी या देयर इज चार्ज ऑन अ बॉडी, इट सिंपली मीन्स इलेक्ट्रॉन हैज transferred, electron has transferred from one body to the other, okay, to the other। अब जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ठीक है, जैसे यहां पे अगर मैं बात करूं -2, ठीक है, बॉडी हैविंग -2, एक्स स्पीशी है -2, क्या है इसके पास? 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और कोई स्पीशी +2 चार्ज है, लैक्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। छोटी छोटी मगर मोटी बातें। क्या प्रोटॉन कभी एक एटम से दूसरे एटम में जाते हुए देखा है क्या? देखा है क्या प्रोटॉन को जाते हुए? यहां से उठकर वहां चला गया। प्रोटॉन अपनी मर्जी से जा सकता है। प्रोटॉन डज नॉट टेक प्लेस
मतलब प्रोटॉन्स ट्रांसफर डज नॉट टेक प्लेस, ठीक है, प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं हो सकता। क्यों भैया? प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट यूनिवर्सल फोर्स लग रही होती है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लग रही होती है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लग रही होती है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लग रही होती है, ठीक है। हाँ जी, तो प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर है, वहां स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लग रही होती है, और क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लग रही होती है तो वो बेचारा बैठा रहेगा न्यूक्लियस के अंदर। होगा इतना, किसी एटम से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, छूट गए, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, ठीक है, देने वाला महान व्यक्तित्व को हम पॉजिटिव व्यक्तित्व कहते हैं ना। तो जो भी इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, ठीक है, किसी को प्रदान कर रहा है, महान व्यक्तित्व, पॉजिटिव चार्ज होगा, और जो ले रहा है नेगेटिव चार्ज होगा। तो लेने वाले के ऊपर एक्स्ट्रा ही होगा, फिर नेगेटिव होगा तो एक्स्ट्रा ही होगा, है ना। तो प्रोटॉन का ना देना है, ना लेना है, ना कुछ है, बस इतना है कि वो इफेक्टिव चार्ज क्रिएट करने में मदद करता है। क्योंकि अगर एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन, अब 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो 8 इलेक्ट्रॉन बचे, 8 इलेक्ट्रॉन बचे। अब वो जो 2, वहां पे 10 प्रोटॉन तो भी 10 है, तो हम कहेंगे इसके ऊपर इफेक्टिव चार्ज है बेटा, कितने का? +2 का। इफेक्टिव चार्ज कितने का हुआ? +2 का, ठीक है। 10 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। प्रोटॉन कितने हैं? 10। इफेक्टिव चार्ज कितने का हो गया? -2 का। ये है चार्ज का कॉन्सेप्ट, समझ आया? अब मैंने आपको कहा था, याद है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी बताऊंगी, सुनना जरूर उस कहानी को, बोला था ना। आ जाओ, कहानी बताने का टाइम हो गया। मैंने कहा ये साइन जो है ये बाई कन्वेंशन है। ये साइन कैसे आया? बाई कन्वेंशन। क्या तुमको पता है चार्ज के कॉन्सेप्ट को हम कब से जानते हैं? चार्ज के कॉन्सेप्ट को अपन जानते हैं 600 BC। 600 BC से अपन को चार्ज के बारे में पता है। थेल्स ऑफ माइलेटस, जो पुरानी किताबें हैं, पता चलता है कि ये एक सिटी थी, ठीक है, वहां के एक व्यक्ति थे, तो उन्होंने देखा एम्बर, जिसको ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन बोला जाता था। यस, ऐसा इलेक्ट्रॉन बोला जाता था। एम्बर है क्या? एक येलो रेसिन है, प्लांट से मिलता है, पौधों से मिलता है, ठीक है, होता है ना। आपने गोंद टपकते हुए देखी है ना पौधों से, तो बेसिकली एक रेसिन है जो प्लांट से ओवर टाइम येलो हो जाता है, और इससे ना ज्वेलरी वुलरी जो है, कई लोग इसका पेंडेंट बना के ज्वेलरी में पहनते हैं। तो एक येलो रेसिन है, और ये पाया गया कि जब एम्बर किसी कपड़े से घिसता है, ठीक है, क्लॉथ से उसको घिसते हैं, तो इनके बीच में अट्रैक्शन हो जाती है। क्या हो जाती है? अट्रैक्शन हो जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट पहले से पता था कि यार कुछ मतलब चल रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज का कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट चल रहा है कि 2 चीजें हैं और इनमें कुछ ऐसा नेचर है कि उनको आपस में घिसो तो वो अट्रैक्ट कर सकती हैं। लगभग 1740 की बात है बेटा, समझना बात को, 1740 की बात है। 1740 के आसपास ऐसे स्टोरीज तो चल रही थी। ये देखो, ये 600 BC और 600 BC से अपन जंप कर रहे हैं कहाँ पे? 1740 पे। कितनी पुरानी बात है, कितने सालों का लीप है, समझ रहे हो? तो यहाँ पे फ्रांस के एक राजा हुआ करते थे, उन्होंने उसको 2 फ्लूइड थ्योरी दी। क्या दी? 2 फ्लूइड थ्योरी। इन्होंने कहा कि सब्सटेंसेस है ना, जैसे मान लो कि ये जो फोन है और ये पेन है, इसको घिसूं मैं, किसी के ऊपर कुछ चार्ज आता है, देखिए इस फोन के ऊपर एक लिक्विड है और इस पेन के ऊपर एक लिक्विड है, दोनों के पास अलग अलग नेचर का लिक्विड है, और इसकी वजह से किसी में पॉजिटिव चार्ज आता है, किसी में नेगेटिव चार्ज आता है। मतलब उस वक्त चार्ज वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन 2 अलग अलग फ्लूइड है और इसकी वजह से जो भी अट्रैक्शन हो रहा है, ये 2 फ्लूइड थ्योरी उन्होंने दी। अब आते हैं हमारे प्यारे बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन आते बेटा? हमारे प्यारे बेंजामिन फ्रैंकलिन। याद है, नाम तो सुना ही होगा, फेमस एंड डेंजरस
वेरी फेमस एंड वेरी डेंजरस काइट एक्सपेरिमेंट, याद है? वेरी फेमस वेरी डेंजरस काइट एक्सपेरिमेंट। बिजली कड़क रही थी एक शाम, ये अपनी पतंग लेकर, मेटल की वायर लगाकर, चाबी लटकाकर, ये थे हमारे सच्चे डेयर डेविल थे फिजिक्स के, ठीक है। चले गए वो तूफान में, अच्छा हुआ इनको झटका नहीं लगा, ठीक है। तो इन्होंने चेक करना था जो बिजली कड़क रही है उसके इलेक्ट्रिक नेचर को स्टडी करना था, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो बेटा ये लेकर आए थे वन फ्लूइड थ्योरी, वन फ्लूइड थ्योरी। तो टू फ्लूइड थ्योरी की जगह इन्होंने कहा कि हर एक सब्सटेंस में एक ही फ्लूइड है, बस किसी में वो फ्लूइड ज्यादा है, एक्सेस एंड डेफिसिट, ये टर्म इन्होंने बताई थी, एक्सेस एंड डेफिसिट। सारे सब्सटेंसेस में एक ही तरीके का फ्लूइड है, किसी में वो फ्लूइड ज्यादा है, किसी में वो फ्लूइड कम है, ठीक है। और इसके ज्यादा और कम होने के नेचर की वजह से जो है ये जो अट्रैक्शन रिपल्जन ये सब जो देख रहे हो ये इसकी वजह से। उसी फ्लूइड को आज तुम इलेक्ट्रॉन कह रहे हो, उसी फ्लूइड को मैं कहूँ किसी में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, किसी में कम इलेक्ट्रॉन है, तो फ्लूइड ना होगा उसको अपन ने इलेक्ट्रॉन कह दिया। और ये जो देन थी ये थी बेंजामिन फ्रैंकलिन की, ठीक है। अब जो इंटरेस्टिंग बात है इनके बारे में सुन लो, मजा आएगा सुन के, ठीक है। इनको ग्रेड्स कैसे मिले थे, इनके सब्जेक्ट्स में कैसे ग्रेड मिलते थे? रीडिंग एक्सीलेंट, राइटिंग फेयर, मेरी जैसी राइटिंग थी इनकी, मेरी अच्छी है ना, मेरे को तो अच्छी लगती है, एक्सीलेंट। तो रीडिंग एक्सीलेंट, राइटिंग फेयर एंड मैथ्स पुअर। तो मैथ्स में इनको पुअर मिला था। ये ग्रेट फिजिसिस्ट बने पर इनको मैथ्स नहीं आती थी। अगर इनको मैथ्स आती तो शायद ये भी आइंस्टाइन जितना कुछ कर जाते। इनको मैथ्स नहीं आती, पर इन्होंने मैथ्स ना आने के बावजूद, मैथ्स में वीक होने के बावजूद काफ़ी बड़ी बड़ी जो है डिस्कवरीज करी हैं फिजिक्स में, ठीक है। काफ़ी बड़ी बड़ी डिस्कवरीज और स्पेसिफिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इनका एक बड़ा हाथ है। लाइटनिंग कंडक्टर इन्हीं की देन है। (1752) में इन्होंने वो काइट वाला एक्सपेरिमेंट करा था, लगभग 1752 के आसपास। 1740 के आसपास वो फ्रांस के, मतलब सोचो 12 साल बाद 12 साल तक वो टू फ्लूइड थ्योरी चल रही थी। तो इन्होंने बाद में 1752 के आसपास लाइटनिंग कंडक्टर वगैरह डिस्कवर किया। एक बार इस लाइटनिंग कंडक्टर इनके घर को ही बचा लिया, और फिर इनकी लेगेसी को फॉलो किया था, इनकी लेगेसी को फॉलो किया था हेनरी ने, जोसेफ हेनरी ने, अलेक्जेंड्रा ने, ठीक है। तो ये जो आप थॉमस अल्वा एडिसन इन सब का जो वर्क देखते हो ना, ये इनका वर्क जो है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन के वर्क पे डिपेंड करता है। मुद्दा क्या है यहाँ पे, मैंने कहानी आपको क्यों सुनाई, मैंने कहा बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। अक्सर जो है आप लोगों को कैटेगराइज कर दिया जाता है कि बेटा तुम्हारी ना रीडिंग अच्छी है तो ये अच्छी है तो यही कर सकते हो। इंटरेस्ट नाम की भी कोई चीज होती है। मेरे को अच्छा लगता है साइंस में एक्सपेरिमेंट करना, मेरे को अच्छी लगती है साइंस, लेकिन टीचर कह देता है तुम नहीं कर सकते, तुम इसके लायक नहीं हो, तुम यही कर पाओगे, यही करो तुम। भाई अच्छा लगता है, पैशन है, क्यों नहीं कर सकता, कर सकता हूं, जज्बा है। इन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स के ऊपर, ऑब्जर्वेशन स्किल्स के ऊपर, इनकी ऑब्जर्वेशन इतनी तगड़ी थी और एक्सपेरिमेंट करने की स्किल इतना जुनून था, इतना जोश था कि ये ग्रेट फिजिसिस्ट बन पाए। आज हम और आप इनके बारे में जान रहे हैं। तो आपके अंदर भी अगर वो स्किल है तो किसी की बातों में कहे में मत आ जाना। अगर लगता है कि नहीं यार मेरा दिमाग साइंस के लिए बना है, मैं एक्सपेरिमेंट कर सकता हूं, मैं ये नहीं कहूंगी कि मैथ्स नहीं आती तो छोड़ दो, भाई सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, सीख सकते हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको लिमिट कर देगा जो आपको करना है उसके लिए। अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना अच्छा लगता है तो करो, अगर आपको साइंस अच्छी लगती है तो पढ़ो। एक एंट्रेंस एग्जाम सब कुछ डिसाइड नहीं कर सकता, सब कुछ डिसाइड नहीं कर सकता, आपका करियर डिसाइड नहीं कर सकता। हम पढ़ा रहे हैं आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए, स्किल्स बताएंगे, कॉन्सेप्ट बताएंगे, बहुत अच्छे से इजीली पढ़ाएंगे, लेकिन याद रखना अंदर का जुनून और अंदर का जज्बा होता है, उसको बस हमेशा याद रखना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। अब हो गए पंप अप, चार्ज अप फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाउ इज द जोश भैया? चार्ज पढ़ रहे हैं, चार्ज अप रहो, झपकी नहीं लगनी चाहिए, झपकी नहीं लगनी चाहिए, ठीक है, ओके।
और मैं लगने भी नहीं दूंगी वैसे तो ये तो थी कहानी कैसे 600 BC से 1752 तक क्या क्या चल रहा था। ये कहानी अपन ने पढ़ ली, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे थे किसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की। और प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मैंने आपको बताया क्या, जो E की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻19 कूलम्स होती है। और ये वैल्यू ये वैल्यू चार्ज की एक इलेक्ट्रॉन पे एक प्रोटॉन पे है। लेकिन जब हम कहते हैं चार्ज ट्रांसफर, अगर मैं यूज करूं टर्म चार्ज ट्रांसफर तो मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रही हूं। मैं किसकी बात कर रही हूं, इलेक्ट्रॉन की। क्या प्रोटॉन ट्रांसफर होता है, नहीं। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से एक्सेस से डेफिसिट से किसी बॉडी के ऊपर चार्ज आता है, ठीक है, ओके। क्या प्रोटॉन फंडामेंटल चार्ज है, एक्चुअली प्रोटॉन क्वार्क्स को मिलाकर बना है, ठीक है। और ये जो जेलमान भाई साहब थे 1960 में इन्होंने क्वार्क्स की डिस्कवरी करी थी अपने एसोसिएट के साथ मिलकर, अपने टीम मेंबर के साथ मिलकर, ठीक है। टोटल 6 टाइप के क्वार्क और 6 टाइप के एंटी क्वार्क होते हैं। क्या ये सिलेबस में है, नॉट इन सिलेबस, नॉट इन सिलेबस। तो क्यों पढ़ाया, जानकारी अच्छी चीज है, पता होना चाहिए, ठीक है। और बताऊंगी मैं क्वार्क्स के बारे में, ऐसा नहीं है यहाँ छोड़ा नहीं है, मैं आपको बताऊंगी कितने टाइप के क्वार्क होते हैं, क्या लिखा जाता है। ये अपने टाइम के, ये 1960 में जो जेलमान थे ये अपने टाइम के मिलेनियल्स थे। आप कहते हैं ना जेनजी, मिलेनियल्स, इन्होंने इतने इंटरेस्टिंग नाम रखे थे ना क्वार्क्स के, ब्यूटी, चार्म, अप, डाउन, टॉप, बॉटम, ठीक है। खैर, तो ये अपने टाइम के मिलेनियल्स थे। इन्होंने वो जो आप साइंस पढ़ोगे, फिजिक्स पढ़ोगे तो आपको ज्यादातर नाम कैसे मिलते हैं, तो किसी साइंटिस्ट के नाम पे, न्यूटन, कूलम, जूल, हर्ट्ज, साइंटिस्ट के नाम पे चीजें होती हैं, ठीक है। या फिर कोई ग्रीक या लैटिन वर्ड से उठाकर इस सिंबल को म्यू बोलो, इसको न्यू बोलो, ठीक है। तो आपको या तो ग्रीक लैटिन के नाम मिलते हैं या किसी साइंटिस्ट के नाम मिलते हैं, है ना। बड़े बोरिंग से होते हैं, इन्होंने बड़े अच्छे से रखे हैं क्वार्क्स के नाम, ठीक है। और वो भी नॉवल पढ़ के, नॉवल में कैरेक्टर के नाम पे उसके नाम रखे हैं, ठीक है। खैर, सेल्फ मोटिवेशन का मतलब है आज से, अभी से और खुद से। आज से, अभी से और खुद से। कोई दूसरा आके आपको जगा दे नहीं, खुद को जगाओ। दूसरा जब जागो तो रेगुलर जागो, रेगुलरिटी। प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट बट रेगुलर प्रैक्टिस विल मेक यू अल्ट्रा परफेक्ट, ठीक है। सो विद दिस थॉट, इस आज के सामान्य ज्ञान के साथ अलविदा। थैंक यू सो मच। ओहो, रेड कलर ज्यादा अच्छा है, पिंक कलर ज्यादा अच्छा है, तो कीप स्माइलिंग, लर्न विद अ स्माइल बच्चा पार्टी।